हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स और मैं हूं गौरांग। और आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। लास्ट सेशन में हमने इस चैप्टर में एडोलेसेंस और प्यूबर्टी के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने कुछ चेंजेस भी पढ़े थे जो प्यूबर्टी और एडोलेसेंस के एज में होते हैं। आज के सेशन में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टॉपिक 7.3 सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की, जिसमें हमने एडोलेसेंस और प्यूबर्टी और उनके चेंजेस के बारे में पढ़ा था, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पेज को विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको हमारी क्लास 6 to 12 सारी वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके साथ हमारे टॉपिक 7.3 की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। चलिए, You have learnt in chapter 6 that testes and ovaries are the reproductive organs. आपने चैप्टर 6 में पढ़ा था जो टेस्टिस और ओवरीज हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। They produce the gametes, that is sperms and ova. ये क्या करते हैं? ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिन्हें हम टेस्टिस कहते हैं वो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं, और अगर हम ओवरीज की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो ओवा को प्रोड्यूस करवाते हैं। In girls, breasts begin to develop at puberty and boys begin to grow facial hair, that is mustache and beard. ठीक है, तो अगर हम गर्ल्स में बात करें तो गर्ल्स की जो ब्रेस्ट होती है वो डेवलप होने लग जाती है, और बॉयज में बात करें तो उनके फेस पर फेशियल हेयर आने लग जाते हैं, जिन्हें हम मुस्टैच एंड बर्ड कहते हैं। As these features helps to distinguish the male from the female, and they are called secondary sexual characters. अब देखिए, ये जो फीचर्स हैं एक ह्यूमन बॉडी में हेल्प करते हैं कि हम एक मेल को फीमेल से डिस्टिंग्विश कर सकें। ये हमें बताते हैं कि अगर उसके फेस पर फेशियल हेयर ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो एक लड़का है। तो हमें हेल्प करता है कि कौन लड़की है कौन लड़का है उसे पहचानने में। तो हम इन फीचर्स को क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं आपका अंडरलाइन कर रहा हूं। Boys also develop hair on their chest in both boys and girls. Hair grows under the arms and in the region above the thighs of the or the pubic region. अगर हम बॉयज में बात करें तो बॉयज में चेस्ट के ऊपर भी हेयर्स ग्रो करते हैं, और अगर हम दोनों में बात करें बॉयज और गर्ल्स में जो कॉमन प्लेस होता है तो आर्म्स के नीचे भी जो हेयर्स हैं वो ग्रो करते हैं, प्यूबिक रीजन्स के ऊपर भी हेयर्स ग्रो करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बुझो और पहेली क्या कहते हैं। जो बुझो पहेली है वो दोनों ही जानना चाहते हैं, बोथ बुझो एंड पहेली विश टू नो व्हाट इनिशिएट चेंजेस एट प्यूबर्टी। वो दोनों ही जानना चाहते हैं कि कौन चेंजेस को इनिशिएट करता है, कौन इन चेंजेस को करना स्टार्ट करता है प्यूबर्टी की एज में। तो इन्हें भी देख लेते हैं चेंजेस कैसे होते हैं और कौन कौन से ग्लैंड्स, कौन कौन से हार्मोन्स इन चेंजेस को लाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो द चेंजेस व्हिच ऑकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। अब जो चेंजेस इस एडोलेसेंस के टाइम पर होते हैं वो उन्हें कौन कंट्रोल करता है, उन्हें हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। हार्मोन्स क्या है, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं। दीज आर सेक्रेशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखिए, ये जो हार्मोन्स हैं ये एक टाइप के केमिकल सब्सटेंस होते हैं। किस तरीके से बनते हैं ये भी देखते हैं। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपने सुना होगा पहले भी, जूनियर क्लासेस में आपने थोड़ा बहुत उनके आने में पढ़ा होगा। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं, वो हार्मोन्स को रिलीज करवाने का काम करते हैं। आपकी बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं उन्हें रिलीज करने का काम कौन करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स करते हैं। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये कुछ ऐसे हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं, जिससे क्या होता है, प्यूबर्टी की एज आती है और आपकी बॉडी में अलग अलग चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन begins to release by the testes at the onset of puberty. अब या तो हम जिसे मेल हार्मोन कहते हैं या फिर टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो क्या होता है, वो भी रिलीज होने लग जाता है टेस्टिस के द्वारा प्यूबर्टी के ऑनसेट पे। आपने चैप्टर 6 में पढ़ा था मेल हार्मोन कौन सा होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इन चेंजेस के लिए, कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। तो जब प्यूबर्टी की एज आती है उस टाइम जो मेल हार्मोन होता है ये भी रिलीज होना शुरू हो जाता है, और इन्हें कौन रिलीज करता है, टेस्टी रिलीज करती हैं। कब रिलीज करती हैं, प्यूबर्टी के ऑनसेट पे, जब प्यूबर्टी शुरू हो। द मेल हार्मोन, ठीक है,
तो ये रिलीज हो जाता है। दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट रेड। अब ये जो मेल हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ये कुछ ऐसे चेंजेस लाता है बॉयज में, ठीक है, जिन्हें भी अभी आपने चेंजेस एट प्यूबर्टी वाले टॉपिक पे पढ़ा था। चलिए, फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, जैसे कि जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो उनके फेस पर फेशियल हेयर ग्रो करने लग जाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें, वंस प्यूबर्टी रीच्ड इन गर्ल्स, ओवरीज बिगन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन व्हिच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। तो इस समय क्या होता है, जैसे ही गर्ल्स में भी प्यूबर्टी की जाती है तो ओवरीज क्या करती हैं, ओवरीज एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है फीमेल हार्मोन, उसे प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। वो हार्मोन क्या करता है, ब्रेस्ट को डेवलप करवाता है, उसमें मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करवाता है ब्रेस्ट के अंदर। The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland. अब ये जो इन हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, ये जो आपके एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, इनका जो प्रोडक्शन होता है ये भी एक और हार्मोन के अंडर होता है। अगर वो हार्मोन कहेगा कि आपको ये हार्मोन्स रिलीज करवाने हैं, तभी आपकी जो बॉडी है, तभी जो टेस्टिस हैं और ओवरीज हैं वो इन हार्मोन्स को रिलीज करेंगी। तो उस हार्मोन को क्या कहते हैं, उस हार्मोन को हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा हार्मोन होता है, मतलब कौन सा ग्लैंड होता है जो उस हार्मोन को रिलीज करवाता है, उसके ग्लैंड को हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये उस हार्मोन को रिलीज करवाने का काम करता है। ये ओवरीज और टेस्टिस से एक ऐसा हार्मोन देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा हार्मोन रिलीज करता है जो हार्मोन ओवरीज और टेस्टिस को जाके कहता है अब आप टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करवाइए। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो बात है हमारा नेक्स्ट टॉपिक 7.4 रोल्स ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। अभी हमने हार्मोन्स क्या पढ़ा, एक तो एस्ट्रोजन और एक टेस्टोस्टेरोन। तो अब इन हार्मोन्स के अलावा और हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं और ये हार्मोन्स भी किस तरीके से रोल निभाते हैं रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की एज पे, तो अब इन्हें भी हम देख लेते हैं। सो endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site। अब देखिए जो हार्मोन्स होते हैं कौन छोड़ता है, मैंने आपको अभी बताया था दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज करवाते हैं। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डायरेक्ट जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो हार्मोन्स है किसी स्पेशल रास्ते से गुजर के आते होंगे, जहां पे वो पहुंचेंगे वहीं पे वो अपना असर दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो जो हार्मोन्स को डायरेक्ट अपनी बॉडी में छोड़ देते हैं, नहीं वो ये देखते कि वो कहाँ छोड़ रहे हैं, वो डायरेक्ट वहीं छोड़ देते हैं। अब जिस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर पहुंच के वो काम करना शुरू करते हैं उस बॉडी पार्ट को हम क्या कहते हैं, टारगेट साइट कहते हैं। क्या कहते हैं, टारगेट साइट कहते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड था उसने एक हार्मोन छोड़ा, वो हार्मोन सीधे किसके पास जाएगा, टेस्टिस और ओवरीज के पास जाएगा और वहीं पे जाके वो कहेगा कि अब आप ये वाला हार्मोन रिलीज करवाइए। अगर वो आपके किसी और बॉडी पार्ट पे चला जाता है तो वो वहां पे असर ही नहीं दिखाएगा अपना, जब तक वो टेस्टिस और ओवरीज तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, कोई भी ऑर्डर नहीं देगा। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो टारगेट साइट है वही हार्मोन को रिस्पॉन्ड करेगी। अगर आप कहीं और चले जाएंगे, मतलब जो हार्मोन है जहां कहीं और भी जाएगा, किसी और बॉडी पार्ट पे जाएगा, वो बॉडी पार्ट उससे रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्ट-लाइक ग्लैंड्स इन द बॉडी। अब देखिए ऐसा भी नहीं है कि हमारी बॉडी में एक ही एंडोक्राइन ग्लैंड है, हमारी बॉडी में कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और डक्ट-लाइक ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, कई सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जो डक्टलाइज इसलिए बोला गया है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डक्ट के बिना काम करते हैं, उनमें कोई डक्ट नहीं होता, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, डक्टलाइज ग्लैंड्स भी बोलते हैं। द टेस्टिस and ovaries secrete sex hormones. You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters. अब देखिए जो टेस्टिस और ओवरीज हैं ये क्या करते हैं, ये सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। कौन से हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, ये सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करते हैं।
जिनके बारे में अभी आपने पढ़ा था। ये जो हार्मोन्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। ये जो हार्मोन्स है यही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इनिशिएट करते हैं। फर्दर सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। और फर्दर अगर हम बात करें तो ये सेक्स हार्मोन्स हैं जो इन सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करवाने का काम करता है, वो भी उसका कंट्रोल भी किसके पास होता है, उससे उसका भी हेड कौन होता है, एक तरीके से कौन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है, कौन से ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ी पोस्ट पे जो ऑफिसर्स हैं उनके नीचे छोटी पोस्ट वाले ऑफिसर और उनके नीचे और छोटी पोस्ट वाले ऑफिसर, जो सबसे ऊपर वाली पोस्ट पे है उसका ऑर्डर सब पे लागू करेगा। ठीक है, मतलब जो वो उसका ऑर्डर सब पे लागू करेगा, वो जिस पे कहेगा उसे उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। जो उससे नीचे के पोस्ट वाले हैं उनका ऑर्डर उससे ऊपर वाले पे तो चलेगा नहीं, उससे नीचे वाले पे चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रोसेस है ये यहाँ पे काम करती है। The pituitary gland secretes many hormones, one of which makes ova mature in the ovaries and sperms from in the testes. अभी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये ओनली एक हार्मोन नहीं कई सारे हार्मोन रिलीज करता है, जिसमें एक हार्मोन ऐसा भी होता है जो ओवरीज को ऑर्डर देता है कि जो ओवा है वो मैच्योर हो जाए, और टेस्टिस को ऑर्डर देता है कि टेस्टिस स्पर्म्स का फॉर्मेशन शुरू कर दे। हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी stimulate testes and ovaries to release testosterone in male and estrogen in female. अब जो हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से ये क्या करते हैं, टेस्टिस और ओवरीज को इस तरीके से स्टिमुलेट करते हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन मेल्स में और एस्ट्रोजन फीमेल में उन्हें रिलीज करना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये आपको पूरा एक वो दिया गया है। ठीक है, तो इसी में एक बार पढ़ लेते हैं। Release in the bloodstream and reach target site of the body. अब देखिए यहाँ पे पहले क्या हुआ, फ्लो चार्ट में हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन्स रिलीज किए जो टेस्टिस और ओवरीज को जाके जिन्होंने ऑर्डर दिया कि वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाएं और एस्ट्रोजन रिलीज करवाएं फीमेल से। उसके बाद क्या हुआ, वो जो हार्मोन्स थे वो ब्लड स्ट्रीम में गए और अलग अलग बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचे, जिससे और जहां पे टारगेट साइट थी वहां पे उन्होंने अपना वर्क करना शुरू किया। फिर क्या हुआ, स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। फिर जब वो हार्मोन्स आए तो उससे क्या हुआ, उस टाइम चेंजेस आने लग गए बॉयज एंड गर्ल्स में अलग अलग, जिससे प्यूबर्टी की शुरुआत हो गई। ठीक है, चलिए। President Buzo have now understood that puberty marks the beginning of reproductive period when one become capable of reproduction. अब पहले बुझो समझ गए कि ये जो प्यूबर्टी है ये रिप्रोडक्टिव पीरियड की शुरुआत करती है, ये एक बिगिनिंग होती है रिप्रोडक्टिव पीरियड की जब कोई भी पर्सन कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए। बट दे वांट टू नो इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगम कंटिन्यूज और इट्स एंड सम टाइम। अब बुझो पहले ये भी जानना चाहते हैं जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है क्या ये पूरी लाइफ भर चलती है या फिर ये भी कुछ समय बाद रुक जाती है, तो इसे भी देख लेते हैं। अब हमारा आता है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। टॉपिक 7.5 किस तरीके से एक रिप्रोडक्टिव फेज आता है एक ह्यूमंस की लाइफ में, इस टॉपिक में हम ये समझेंगे। चलिए, adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. अब जो एडोलसेंट्स हैं वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। कब हो जाते हैं, जब उनकी टेस्टिस और ओवरीज गैमेट्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। द कैपेसिटी फॉर मेंस्ट्रुएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर ए मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स। लेकिन ये जो कैपेसिटी होती है मैच्योरेशन की और गैमेट्स के प्रोडक्शन की वो मेल्स में ज्यादा होती है फीमेल्स से, मतलब फीमेल्स में कम टाइम की रिप्रोडक्शन का पीरियड होता है, लेकिन अगर हम मेल्स में बात करें तो मेल्स में बहुत ही लंबा पीरियड होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए। In females, the reproductive phase of life begins at puberty around 10 to 12 years of age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. अब अगर हम फीमेल्स में बात करें तो रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो प्यूबर्टी के एज में शुरू होता है 10 to 12 years की एज में, लेकिन कब तक चलता है ये टाइम, ये जो पीरियड होता है ये ओनली 45 to 50 years तक चलता है। The ova begins to mature with the onset of puberty, और इस पीरियड में जो होता है ओवा वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है प्यूबर्टी की शुरुआत से।
One ovum matures and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. अब हर एक ओवम, ठीक है, हर एक ओवम मैच्योर होता है और ओवरीज की मदद से रिलीज किया जाता है हर 28 टू 30 डेज में। हर 28 टू 30 डेज के इंटरवल में एक ओवम ओवरीज रिलीज करती हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस थिकन्स टू रिसीव द एग। अब इससे में क्या होता है, इस बीच में इंटरवल में जो यूटेरस की जो बॉल होती है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, ताकि वो एग को रिसीव कर सके। इन केस इट इज फर्टिलाइज्ड एंड बिगिंस टू डेवलप। अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। उससे क्या होता है, प्रेगनेंसी हो जाती है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर द रिलीज्ड एग एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अलोंग विद ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ। और अगर वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो जो रिलीज एग होता है और थिकन लाइनिंग यूटेरस की ब्लड वेसल्स के साथ शेड ऑफ हो जाती है। दिस कॉजेस ब्लीडिंग इन वुमेन व्हिच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। अब इससे क्या होता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है वुमेन्स में और इस फिनोमेनन को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स ओनली वंस इन 28 टू 30 डेज। ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है ये एक बार होता है 28 टू 30 डेज के इंटरवल में। द मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज टर्म्ड एज मेनार्चे। ठीक है, तो ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है 28 टू 30 डेज में होता है उसके इंटरवल में, और ये मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है प्यूबर्टी के एज में शुरू होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेनार्चे कहते हैं। At 45 to 50 years of age, the menstrual cycle stops. लेकिन 45 to 50 years के आसपास क्या होती है, जो menstrual cycle होती है वो stop हो जाती है, वो चलनी बंद हो जाती है। Stoppage of menstruation is termed menopause. इस menstruation के stoppage को, जब ये menstruation की process रुक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, menopause कहते हैं। Initially menstrual cycle may be irregular. Starting में जो menstrual cycle होती है वो irregular रहती है। इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर, और रेगुलर बनने के लिए ये कुछ टाइम लेती है, कुछ टाइम बाद रेगुलर होना भी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पहली अब कहती है, पहली से दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ वुमेन लास्ट फॉर मेनार्चे टू मेनोपॉज, इज शी राइट। तो पहली सोचती है कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है वुमेन की, क्या वो मेनार्चे से मेनोपॉज तक ही होती है? यस, वो सही है, क्योंकि मेनार्चे के समय प्यूबर्टी के एज से रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है उनका शुरू होता है और मेनोपॉज पर रिप्रोडक्टिव पीरियड एंड हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। अभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसी में कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन से कंट्रोल करते हैं। द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ द एग। ये जो साइकिल होता है इसमें जो एग है वो मैच्योर होता है, इट्स रिलीज एंड थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल एंड इट्स ब्रेकडाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर। ठीक है, तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसमें 4-5 चीजें इंक्लूडेड होती हैं। एक तो पहली बात एग का मैच्योर होना, उसके बाद उसका रिलीज होना, फिर यूटेराइन वॉल का, जो यूटेरस की बॉल होती है उसका थिकन होना, और फिर अगर उसका ब्रेकडाउन होना अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है। इन केस द एग इज फर्टिलाइज्ड इट बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 6। और अगर केस में फर्टिलाइज हो जाता है एग तो वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है और फिर यूटेरस में एम्बेड हो जाता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि आपने बाकी तो चैप्टर 6 में पढ़ी रखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉपिक 7.5 पूरा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक 7.6, हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड। अब जो बेबी का सेक्स होता है वो किस तरीके से डिटरमाइन होता है, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इतने टाइम में आपको क्या करना है, हमारे चैनल पेज को विजिट करना है। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करे बिना रुक मत जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी और आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव ए नाइस डे।